तो हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स देख लिए हैं। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। पहला पार्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा पार्ट होता है उसी का एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन, दैट इज बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि हमने कल खत्म किया है। अब इस चैप्टर का तीसरा पार्ट बचा हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और परेशान करने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, सेकेंड लॉ थोड़ा सा परेशान करता है, प्रॉब्लम्स थोड़े से दिक्कत करते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, प्रॉब्लम्स करते रहेंगे लगातार, ठीक है, जब जब कहें जब जब करें, प्रॉब्लम्स करते रहेंगे तो समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बात स्टार्ट होती है वो लिमिटेशन से, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लॉ किस चीजों के बारे में हमें नहीं बताता है, ठीक है, वो सबसे पहले हम समझेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हमें सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन फर्स्ट लॉ का ये है कि ये हिसाब किताब तो करता है। फर्स्ट लॉ एक मुंशी टाइप का है, समझ रहे हैं ना, हिसाब किताब करता है, लेकिन कोई भी काम करना है कि नहीं करना है ये मुंशी थोड़े बताएगा। उसको तो भाई साहब ने कहा, मालिक ने कहा कि भाई ये पैसे इनको यहाँ इतने दे दो, हिसाब में लिख लो, तो लिख लेगा। इतने पैसे आए लिख लेगा, जितने गए जितने आए वो लिख लेगा, है ना। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि भैया ये काम किया जाए कि नहीं किया जाए, तो मुंशी का काम थोड़ा ही है बताना, मुंशी नहीं बताएगा। मुंशी बताएगा क्या, मुंशी बिल्कुल नहीं बताएगा, है ना। मुंशी का काम सिर्फ हिसाब करना है। मुंशी का काम जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ हिसाब है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में बताना, उसका काम नहीं है कि नहीं। तो कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलती है। यानी कि फर्स्ट लॉ कैन नॉट टेल अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, जिसको हम फिजिबिलिटी को एक और टर्म से जानते हैं, स्पॉन्टेनियटी। और ये वर्ड बड़ा ही इस्तेमाल होगा इस टॉपिक में, तो इसको लिख लेते हैं फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनियटी, SPONTANEAUTY, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के बारे में, यानी कि कोई भी काम होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं है। ठीक है, कोई भी काम अपने मन से होगा कि नहीं होगा, अपने मन से। स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई भी काम अपने मन से होगा कि नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस का आप गलत मतलब निकाल देते हैं कि जो काम बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अपने मन से जो काम नहीं हो सकता है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है, किसी भी कंडीशन में, जो भी कंडीशन दी गई है उस कंडीशन में फर्स्ट लॉ आपको ये नहीं बताता है कि कोई भी काम होगा या फिर नहीं होगा। इस बात को समझिएगा, फर्स्ट लॉ आपको नहीं बताता है। ठीक है,
यानी कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस के बारे में फर्स्ट लॉ हमें जानकारी नहीं देता है। ये पहला लिमिटेशन है। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट लॉ एक मुंशी का काम करता है, हिसाब किताब करता है, ठीक है। मालिक जैसा कहेंगे, मालिक बताएंगे कि कौन फिजिबल, कोई भी काम होगा या फिर नहीं होगा, ये मुंशी नहीं बताएगा, ये अकाउंटेंट नहीं बताएगा कोई भी काम होगा कि नहीं होगा। अकाउंटेंट का काम ये है कि जो पैसा आया जो पैसा गया उसका हिसाब किताब करना, पैसा कहाँ जाना है कैसे जाना है ये उसको नहीं पता है, वो मालिक को पता है। सेकंड लॉ इज जस्ट लाइक अ मालिक। फर्स्ट लॉ नौकर है, मुंशी है। सेकंड लॉ जो है वो मालिक है, वो बताता है। सेकंड लॉ आपको बताता है कि कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ की एक और लिमिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी सिस्टम को एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये आपने पढ़ा है। यानी कि किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप हीट दे रहे हैं तो उस केस में डेल्टा यू 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि यहां से आ जाएगा क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। मतलब देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी भी सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो वो हीट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो हीट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन बता रहा है हमें? फर्स्ट लॉ। यानी कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोई भी प्रोसेस हमेशा 100% एफिशिएंट होगा। जो भी हीट देंगे वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी हीट देंगे वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी काम 100% एफिशिएंसी से हो ही नहीं सकता, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आपको फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बताता है कि कोई भी काम की एफिशिएंसी 100%, यानी ये कहता है कि 100% होगी, ये मान लेता है। जबकि ट्रुथ ये है कि कोई भी काम 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लॉ, यहां से क्या पता चला हमें? फर्स्ट लॉ cannot explain whether 100% consumption conversion 100% conversion of heat into work is possible or not। ये भी कौन बताता है? सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ हमें बताता है कि कन्वर्जन कितना परसेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन ये दो मेन ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ के। पहला लिमिटेशन ये है कि फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, कोई भी काम होगा कि नहीं होगा। भाई अगर आप किसी चीज को यहां से ऊपर से नीचे ले जाए तो कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी, उतनी ही चेंज नीचे से ऊपर ले जाएंगे तभी भी आ पाएगी। लेकिन ऊपर से नीचे काम हो जाता है अपने आप, नीचे से ऊपर काम अपने आप नहीं होता है कि नहीं? पानी ऊपर से नीचे चली जाती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है, जबकि दोनों में एनर्जी का तो सेम खर्च होगा। फर्स्ट लॉ के हिसाब से दोनों काम हो जाना चाहिए, दोनों में एनर्जी कंजर्व रहेगी। फर्स्ट लॉ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, और दोनों केसेस में एनर्जी कंजर्व रहेगी। यानी कि फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताएगा कि कोई भी काम होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गई बात?
चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम सबसे पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि सेकंड लॉ में हमें पूरा का पूरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में समझना है, पूरा का पूरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में समझना है। तो चलिए जरा समझते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है देखते हैं जरा, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको प्रॉपर इनिशिएशन के बाद कोई भी काम अपने मन से हो जाए। ये टेबल पे रखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा धक्का दे दूं इसको तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। एक बार मैंने इस काम को इनिशिएट कर दिया, एक बार मैंने किसी को धक्का दे दिया तो वो नीचे ही जाके गिरेगा, रुकेगा नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। कोई भी काम एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद, कई बार कुछ काम को करने के लिए इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है, कुछ काम को करने के लिए इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार इनिशिएशन की जरूरत पड़े ही किसी काम को करने में। ठीक है, कोई भी काम, कुछ काम अपने मन से अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन अगर इनिशिएशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो प्रॉपर इनिशिएशन के बाद कोई भी काम अगर अपने मन से हो जाए तो ऐसे प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। दीज आर प्रोसेसेस, दीज आर प्रोसेसेस which after proper initiation, which after proper initiation if required, अगर जरूरत है तो, occur by their own, ठीक है, या फिर उनकी नेचुरल टेंडेंसी है अकर होने की, और ब्रैकेट में लिख लीजिए, और नेचुरल टेंडेंसी टू अकर। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद किसी काम को अगर कोई भी काम अपने मन से हो जाता है, ऐसे प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। पानी ऊपर से गिराएंगे या कोई भी चीज ऊपर से गिरा देंगे, एक बार छोड़ देंगे, अपने आप नीचे आ जाएगा। नीचे से पानी ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी कि नीचे से पानी का ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऊपर से पानी का नीचे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी काम अगर कोई भी चीज अपने मन से हो जाती है सो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हो जाती है। आप नॉन स्पॉन्टेनियस को इम्पॉसिबल प्रोसेस की कैटेगरी में कई बार ले आते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब आप ये समझ लेते हैं कि जो काम नहीं होगा दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं है, पानी नीचे से ऊपर जा सकता है, अगर हम प्रॉपर मोटर वोटर लगा दे तो पानी नीचे से ऊपर जा सकता है, मोटर की जरूरत पड़ेगी हमें, पानी नीचे से ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। यानी कि नीचे से पानी का ऊपर जाना इम्पॉसिबल प्रोसेस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इम्पॉसिबल प्रोसेस की कैटेगरी में मत ले आइएगा, दैट इज डिफरेंट। इम्पॉसिबल प्रोसेस जो कि हो ही नहीं सकती है, ऐसे प्रोसेस को हम इम्पॉसिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं हो सकता है। कुछ एनर्जी लगाए तो अपने आप हो जाएगा। जैसे चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी, अपने आप गर्म नहीं होगी, अपने आप गर्म नहीं हो जाएगी अपने आप चाय, है कि नहीं। चाय गर्म है तो ठंडी हो जाएगी। तो गर्म से ठंडा होना स्पॉन्टेनियस, ठंडे से गर्म होना नॉन स्पॉन्टेनियस। याद आया चाय बचा था। हाँ, लेकिन अगर उसी चाय को आप गैस पे रख दें
उसी चाय को आप गैस पे रख दें तो वो गर्म हो जाएगी। यानी कि गर्म होना इम्पॉसिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने मन से नहीं होगा, लेकिन आप जब एनर्जी देंगे तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दूं, नोट करके, नोट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा दूं कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, नेचुरल प्रोसेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे ही एक बात और कह रहा हूँ, नेचुरल प्रोसेसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने मन से होते हैं। यानी कि हम अब दोनों चीज को कंबाइन करके लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर spontaneous and irreversible. All natural processes are spontaneous and irreversible. एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका। टेम्परेचर, हीट का फ्लो होता है हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर लोअर टेम्परेचर, ये होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, झरना का पानी ऊपर से नीचे आता है, ये हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हीट फ्लो हायर टेम्परेचर, एक पहला एग्जाम्पल हो। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लो ऑफ वाटर, आई नीचे से नीचे जाना, ऊपर से नीचे आ जाना। ठीक है, दैट इज नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन लिख लें, समझ तो गए ही होंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? तो ऐसा प्रोसेस जो एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद भी अपने मन से ना हो, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दीज आर processes which after proper initiation do not occur by their own। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद भी अगर कोई भी काम अपने मन से नहीं होता है तो ऐसे प्रोसेसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ऐसा नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, बस कांस्टेंट सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट करेंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस बन जाएंगे, यानी कि होने लगेंगे। तो इसी बात को जरा लिख लें, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी carried out by supplying constant energy from an external source।
एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करें तो नॉन स्पॉन्टेनियस भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन सकता है। ठीक है, अब हमें सेकंड लॉ को समझना है। हमारा मोटो क्या है? सेकंड लॉ को समझना। लेकिन सेकंड लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसी इंजन को समझना होगा कि कोई भी इंजन काम कैसे करता है। कोई भी इंजन, जिसको आप हीट इंजन कह सकते हैं, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जो आप गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर, वो एक हीट इंजन होता है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है कि नहीं? कोई भी ऐसा हीट को, वो जो इंजन है आपका कार में या फिर टू व्हीलर में, वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ऐसे इंजन को हम हीट इंजन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ को समझने के लिए हमें इस हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि ये हीट इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्योंकि वहां से ही बातें थोड़ी सी आगे आएंगी, डिराइव होंगी। हालांकि हीट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल, जो कि मैं बताने जा रहा हूं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे आपके सिलेबस में एक तो जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं पढ़ा दूंगा अभी आगे चल के, हालांकि थोड़ा सा मैंने बताया था आपको जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में। ऐसे ही हीट इंजन भी आपके सिलेबस में नहीं है, कार्नोट साइकिल, लेकिन फिजिक्स में है। फिजिक्स में आप इसको पढ़ते हैं, फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, तो फिजिक्स में है ये, और फिजिक्स में है तो जरूरत पड़ती ही है। तो जरा देख भी लीजिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट इंजन की। हीट इंजन, ठीक है, जिसको कार्नोट साइकिल भी कहते हैं। कार्नोट ने बताया था कि हीट इंजन काम कैसे करता है, एक साइकिल दिया था उन्होंने, and that's why it is known as Carnot cycle. Carnot साइकिल भी कहते हैं इसको, हीट इंजन को। ठीक है, क्या होता है हीट इंजन? तो डिवाइस जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। एक ऐसा डिवाइस जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, उसको हम कार्नोट इंजन कहते हैं, या हीट इंजन का, कार्नोट इंजन भी कह सकते हैं आप उसको, हीट इंजन या कार्नोट इंजन। और जिस साइकिल के थ्रू वो काम करता है, जिस साइकिल के थ्रू वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, उस साइकिल को कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हीट इंजन के बारे में जानेंगे, फिर साइकिल क्या होता है उसको हम समझेंगे, दैट इज नोन एज कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो हीट इंजन में होता ये है बेटा कि एक सोर्स होता है। सबसे पहले आपका एक सोर्स होता है जो कि खूब सारा हीट जनरेट करता है, या उसके पास खूब सारा हीट होता है, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये सोर्स है, ये सोर्स है। ठीक है, मान लीजिए वो सोर्स आपका T2 टेम्परेचर पे है। ठीक है, इस सोर्स का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। सोर्स आपका क्या हो सकता है? तो पेट्रोल हो सकता है। पेट्रोल जब बर्न होता है तो वो एक सोर्स का काम कर सकता है, हीट प्रोड्यूस करने का काम कर सकता है। यानी कि आप पेट्रोल को कह सकते हैं हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, या डीजल को कह सकते हैं हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो जब बर्न होगा तो काफी हाई अमाउंट में हीट वो रिलीज करेगा। यानी कि सोर्स जो है आपका वो क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, खूब सारा इसके पास हीट हो, इनफाइनाइट हीट हो, मतलब खूब खूब सारा एनर्जी इसके साथ इससे हम ले सके। ठीक है, यानी कि इसकी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, इनफाइनाइट सोर्स का काम कर सके ये, जब तक चाहे तब तक वो हमें हीट प्रोड्यूस कर सके। पेट्रोल डालते जाइए, आपकी कार चलती जाएगी, इनफाइनाइट हीट प्रोड्यूस होता जाएगा, वर्क होता जाएगा। तो इसकी वेरी हाई हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी काफी
ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, सोर्स क्या करता है? तो सोर्स हीट देता है। किसको हीट देता है? इंजन को, हीट इंजन को, हीट इंजन। ये आपका इंजन है जिसको आप कह सकते हैं हीट इंजन। ठीक है। सोर्स हीट इंजन को हीट देगा और वो इंजन उससे कुछ वर्क करेगा। ठीक है। Q2 अमाउंट में एनर्जी सपोज कीजिए दे रहा है, तो उस Q2 से कुछ वर्क हो रहा है, सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कभी भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो सिंक में जा रहा है, सिंक में जा रहा है। सिंक मतलब डंप कर दे रहा है। उस हीट का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो उस हीट का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दैट इज नोन एज सिंक। इसका टेम्परेचर T1 होना चाहिए। ये सिंक जो होना चाहिए वो लोअर टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी तो वो डंप हो जाता है। तभी तो वहां से जो भी हीट इंजन ने हीट का जो भी इस्तेमाल किया वर्क में इस्तेमाल करने के बाद जो हीट बची उसकी वो हीट उसके किसी काम की नहीं है, उस हीट का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो वो सिंक में डाल देगा। यानी कि सिंक लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट होना, लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस काम करे तो हीट इंजन लगातार काम अगर करता रहेगा तो सिंक में लगातार हीट देते रहेगा। यानी कि सिंक का टेम्परेचर लोअर होना चाहिए और उसकी हीट कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो लगातार ले सके। सिंक हमारे केस में क्या काम करता है? जो एटमॉस्फेयर है दैट इज सिंक। आप गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न करने से हीट रिलीज होती है, हीट जो रिलीज होती है उससे पिस्टन मूव करते हैं और काफी सारा हीट एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। तो पेट्रोल इज अ सोर्स। जो आपकी गाड़ी में इंजन लगा हुआ है दैट इज अ हीट इंजन, जो कि हीट इंजन वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और बाकी बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट वो एटमॉस्फेयर को दे रहा है, एटमॉस्फेयर को दे रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। यानी कि इसकी भी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, वेरी हाई हीट कैपेसिटी। इसकी भी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये हीट इंजन का वर्किंग है, इस तरह से काम करता है कोई भी हीट इंजन, कोई भी हीट इंजन। ठीक है। जहां कहीं भी आप सोर्स ये डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, जो सोर्स है आपका यानी कि पेट्रोल है, उससे वो हीट लेता है, काम करता है, चलता है, इधर उधर वर्क होता है और बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज मींस सिंक में भी चला जाता है, डंप हो जाता है। उस हीट का कोई इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि जो भी हीट दे रहे हैं सारी की सारा हीट, सारा का सारा हीट वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जो हीट वर्क के लिए अवेलेबल होता है उसको हम प्री हीट कहते हैं, अवेलेबल हीट कहते हैं। और जो हीट वर्क में अवेलेबल नहीं होता है वर्क के लिए उसको हम अनअवेलेबल हीट कह रहे हैं। यानी कि Q1 इज अनअवेलेबल हीट। Q1 क्या है आपका? अनअवेलेबल, अनअवेलेबल हीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के अनअवेलेबल हीट और अवेलेबल हीट के बारे में हम बातें करेंगे। तो वर्क इज योर अवेलेबल हीट, अवेलेबल हीट। और ये Q2 क्या है? टोटल हीट। दिस Q2 इज टोटल हीट, जो भी आपने सिस्टम को हीट दिया है। आप अगर अपने इंजन की एफिशिएंसी की बात करें टू व्हीलर की, तो उसकी एफिशिएंसी करीब करीब 25 से 28% के बीच में होती है। आई बात समझ में? 25 से 28%। यानी कि जो भी आप हीट देते हैं, जब भी बर्न होता है, जो भी हीट रिलीज होती है, उस हीट का 25 से 28% ही वर्क करने में जाता है, यानी कि गाड़ी को मूव कराने में जाता है। बाकी बहुत सारा अमाउंट, करीब 70%, 75%, 70-75% हीट जो होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, वो एटमॉस्फेयर में ऐसे निकल जाता है।
उस हीट का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है, दैट इज अनअवेलेबल हीट। ओके, क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? जरा बताइएगा भाई, मोनोटोनस हो गया है, एक हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग सुनते जा रहे हैं, जरा बताइएगा सब ठीक है अभी तक? यस सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। और कोई? साइली समझ में आया बेटा? यस सर। सितोले? हाँ सर, आगे समझिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? वैष्णवी? यस सर। ठीक है, सब समझ में आ रहा है यहाँ हाँ तक? सर। जानवी? आ रहा है सर समझ में। वेरी गुड। खबाले नहीं है क्या? खबाले नहीं रहे हैं भाई? खबाले नहीं है। अक्षता? सर खबाले के यहाँ फेस्टिवल है, खबाले के यहाँ क्या हो गया? उनका फेस्टिवल है आज। अच्छा, क्या है? अच्छा, ओके, नागपंचमी। हाँ सर, वहाँ बहुत बड़ा बनाया जाता है। कहाँ पे? शिराड़ा। हम्म? शिराड़ा। शिरा कहाँ पे है ये? सांगली में ही है। अच्छा, सांगली में है। सांगली यहाँ से कितना दूर है? सांगली कितना दूर है? सितोले बताया कुछ आइडिया? 72 अच्छा, 72 है। किलोमीटर के ओके, आसपास। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, चलिए ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरबाज, समझ में हाँ आ रही सर। है बेटा? बातें समझ में आ रही हैं? कोई समस्या? क्यों अरबाज? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक, ओके। यहाँ से हम एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो जो वर्क हुआ है, जो हीट दिया है, उसका जी रेशियो जो होगा वो एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी को आप हमेशा क्या लिखेंगे? वर्क बाई हीट सप्लाइड। वर्क बाई हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कितना किया है आपने? Q2। और Q1 अनअवेलेबल है, तो वर्क कितना हुआ है? बताएंगे आप लोग, वर्क कितना हुआ है? Q2 हीट दिया, Q1 अनअवेलेबल हो गया, तो वर्क कितना है? बोलिएगा भाई, क्या समस्या है यार? Q2 माइनस Q1, यही तो वर्क होगा। बताइएगा जरा, होगा कि नहीं होगा? भाई किसी को 10 रुपया दिया आपने, ये काम करो, उसने 4 रुपया खा लिया, 6 रुपया का काम कर दिया, तो 4 रुपया अनअवेलेबल है, 10 रुपया आपने दिया था, 10 में से 4 घटा दीजिए, तो 6 रुपया का काम हुआ है आपका, है कि नहीं? तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1। हीट सप्लाई कितना किया था आपने? Q2 किया था। तो एफिशिएंसी को हमेशा आप क्या लिखेंगे? Q2 माइनस Q1 बाई Q2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइएगा जरा, बताइएगा जरा। ठीक है, हाँ सर। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। और अब हम कॉर्नॉट साइकिल को समझते हैं कि कॉर्नॉट साइकिल, कोई भी हीट इंजन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जहाँ पे वो काम होता है। ठीक है, तो कॉर्नॉट साइकिल, एक आइडियल हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन की बात कर रहा हूं, ठीक है? आइडियल हीट इंजन की बात करें
तो एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, वो साइकिल होता है, रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल consisting of 4 steps, 4 स्टेप्स होते हैं उसपे, 4 स्टेप्स रिवर्सिबल साइकिल होता है, यानी कि हर एक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है थर्ड नॉट साइकिल में, ठीक है। एक आइडियल साइकिल है ये, हालांकि नथिंग इज आइडियल, ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं। तो 4 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें काम होता है? तो पहला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको ए बी से डिनोट कर रहा हूँ। ए बी अभी मैं एक कर्व बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज ए बी। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इडियाबेटिक एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं बीसी स्टेप है ये। थर्ड इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, जो कि सीडी प्रोसेस है। और चौथा जो प्रोसेस है अगेन रिवर्सिबल इडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, जिसको हम कहते हैं डीए प्रोसेस। तो बेसिकली ये 4 स्टेप कॉर्नोट साइकिल, 4 स्टेप से मिलके कॉर्नोट साइकिल बनता है। कर्व बनाए थोड़ा सा तब समझ में आएगा कि क्या होता है। जरा कर्व देखिएगा कॉर्नोट साइकिल का। तो कर्व कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ कर्व होता है, ठीक है। ऐसा कुछ स्टेप होता है। ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। ए P1 V1, P2 V2, P3 V3 और P4 V4। साइकिल कुछ ऐसे चलता है, कुछ ऐसे चलता है साइकिल, ये इस तरह से ये साइकिल चलता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का सिस्टम है कि समझिएगा जरा। ए पे कुछ है, कोई भी गैस है, जनरली एक पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर गैस भरी होती है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो जनरली आइडियल गैस हम मान लेते हैं, हालांकि रियल गैस भी हो सकता है, आइडियल गैस मान लेते हैं, ठीक है। तो ए पिस्टन में आइडियल गैस कोई भरी हुई है, ठीक है। उसको हमने कुछ हीट दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब सोर्स का काम आएगा। यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है आपका, सोर्स, और वो सोर्स हीट सप्लाई कर रहा है Q2 हीट, किस टेम्परेचर पे? तो T2 टेम्परेचर पे। सोर्स जो है Q2 हीट इस ए बी प्रोसेस में डोनेट कर रहा है, जिससे कि उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। सबसे पहले तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T2, लेकिन जैसे ही B से C में जाएंगे आप, एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? कूलिंग होती है कि हीटिंग होती है? बताइएगा। ये बात मैंने आपको बताई है पहले भी। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, हीटिंग होगा या कूलिंग होगा?
बोलिए भाई जरा। हीटिंग होगा कि कूलिंग होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन में? या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? जरा बोलिए भाई, आप लोग। कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर? लेंगे नहीं आप लोग? बता दीजिए भाई। शायली क्या होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में? कूलिंग होती है कि हीटिंग होती है? कूलिंग। कूलिंग होती है, बिल्कुल। तो कूलिंग होगी, जैसे ही बी से सी पे जाएगा, सी का टेम्परेचर T2 हो जाएगा। सी का टेम्परेचर T2 होगा, और चूंकि CD प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो CD में पूरा का पूरा टेम्परेचर सॉरी T1 रहेगा। T2 से और T1 में चला जाएगा वो। ठीक है। तो A से B में आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया, बी से सी में गए तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराया, सी से जब डी में गए तो आप कंप्रेशन कर रहे हैं, पीछे आ रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। और डी से ए एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, सॉरी कंप्रेशन हो रहा है। आप जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व ऐसा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व ऐसा होता है, थोड़ा सा स्टीपर होता है। तो दिख रहा है ना, ये आइसोथर्मल का कर्व है और ये एडियाबेटिक का कर्व है। ठीक है। तो इस तरह से कर्व भी बनाए गए हैं। ठीक है, इनको समझिएगा जरा। तो ये 4 स्टेप्स में कोई भी कॉर्नोट साइकिल काम करता है, कोई भी कॉर्नोट इंजन काम करता है। और जैसे ही वो T1 टेम्परेचर पे आता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने अंदर से हीट रिलीज करता है। और किसको दे देता है? यहाँ पे सिंक को, यहाँ पे सिंक को हीट रिलीज करता है। कितना हीट रिलीज करेगा? Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। और इस तरह से कोई भी कॉर्नोट साइकिल काम करता है। ये 4 स्टेप में काम होता है, 4 स्टेप में काम होता है। अब जरा हर एक स्टेप की जरा बात कर लें, और हर एक स्टेप में जितने भी थर्मोडायनेमिक टर्म्स हमने पढ़े हैं, Q, W, डेल्टा U, उनकी बात कर ले जरा। तो पहला स्टेप 1 की बात करें। स्टेप 1 क्या है आपका? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, सो इन दैट केस डेल्टा टी कितना होगा? 0, AB प्रोसेस का चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि A से B में जाने पे पूरा का पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T2 ही बना रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा T जो होगा वो 0 होगा, और अगर डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U AB भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि उस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ऐसा है तो QAB बराबर माइनस WAB होगा। होगा कि नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज के यही बात बताई थी कि QU 0 होगा तो Q वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन आप निकाल सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, WAB का फॉर्मूला आपने निकाला है आइसोथर्मल के लिए, माइनस NRT ln V2/V1, यही तो होता है। तो दिस इज WAB वर्क डन। और QAB की बात करें, QAB, तो QAB किसके बराबर होगा? नेगेटिव में है तो ये QAB माइनस ऑफ WAB, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि NRT2 ln V2/V1। बताइएगा, समझ में आई बात? बोलिएगा जरा, आया कि नहीं समझ में? यस सर। यस सर। तो ये आपका WAB प्रोसेस है। दिस इज योर W वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन। और ये आपका हो जाएगा हीट। और जो तीसरी चीज है आपने निकाली डेल्टा U, हर चीज आपने निकालनी।
ठीक है, ओके। चलिए, ये तो ए बी प्रोसेस का था। अब जरा हम बीसी प्रोसेस की जरा बात करें। बीसी प्रोसेस की बात करें। बीसी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। स्टेप 2, स्टेप 2, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आप जानते हैं क्यू कितना होता है। बीसी प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी, क्यू बी सी 0 होगा, और क्यू बी सी 0 होगा तो डब्ल्यू बी सी डेल्टा यू बी सी जो होगा वो डब्ल्यू बी सी के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? एन सी वी टी टू माइनस टी वन। T2 माइनस T1, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। T2 फाइनल टेम्परेचर होता है, T1 इनिशियल टेम्परेचर होता है। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर मैंने T2 माना है, फाइनल टेम्परेचर T1 माना है। ठीक है कि नहीं? रेदर आप इसको इस तरह से लिखिए, TF माइनस TI, TF माइनस TI, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर T2 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है। ये होगा कि नहीं होगा? ये दूसरे प्रोसेस की कहानी है। कोई कंफ्यूजन? दूसरे प्रोसेस की कहानी है, बताइए, बोलिएगा जरा। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये दूसरे स्टेप की कहानी हो गई। तीसरे स्टेप पे आ जाए जरा, स्टेप 3। स्टेप एंड स्टेप 3 इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इसकी जरा बात कर लो। तो अगेन डेल्टा टी सीडी प्रोसेस में 0 है, आइसोथर्मल है भाई। और अगर ऐसा है तो डेल्टा यू सी डी भी 0 हो जाएगा। डेल्टा यू सी डी इज ऑल्सो 0। और अगर डेल्टा यू सी डी 0 है तो डब्ल्यू सी डी जो होगा वो माइनस डब्ल्यू सी डी यू सी डी के बराबर हो जाएगा। और डब्ल्यू सी डी होता कितना है? तो डब्ल्यू सी डी होता है माइनस एन आर, T1 टेम्परेचर पे काम चल रहा है, एल एन V2 माइनस V1। तो V2 यहाँ पे V4 है, और V1 जो है फाइनल माइनस इनिशियल। ये है कहानी। एंड सिमिलरली अगर मैं QCD की बात करूं, QCD इस प्रोसेस में, तो ये आ जाएगा प्लस NR T1 ln V4 डिवाइड बाई V3। बताइएगा, ठीक है? तो ये कहानी हो गई भाई। ये आपने निकाल लिया WCD। ठीक है, और ये आपका तीसरा जो था वो डेल्टा UCD है। इज इट क्लियर? ठीक है, चौथे स्टेप की बात कर ले। चौथा स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 की बात कर लें जरा। स्टेप 4, तो स्टेप 4 में होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, कंप्रेशन। कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन। इस स्टेप में QDA कितना होगा? 0। एडियाबेटिक है तो Q तो 0 होगा। तो WDA जो होगा इस केस में डेल्टा UDA के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और वो किसके बराबर होगा? NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल यहाँ पे अब T2 है और इनिशियल T1 था। है कि नहीं है? क्लियर है?
तो ये तो 4 स्टेप में हमने सब कुछ निकाल लिया। अब थोड़ा सा नेट वर्क डन निकालें। नेट वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, नेट वर्क डन थोड़ा सा निकाल लें। तो नेट वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू नेट, वो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सॉरी बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए होगा क्या, बताइएगा। डब्ल्यू ए बी किसके बराबर होगा जरा देख लीजिए। डब्ल्यू ए बी होता है, आपने निकाला था -nRT2 ln V2 बाई V1। डब्ल्यू बी सी किसके बराबर था, NCV T1 माइनस T2। डब्ल्यू सी डी जो था माइनस nRT1 ln V4 बाई V3 था, और ये था NCV WDA जो था NCV T2 माइनस T1, था कि नहीं था। जरा देखिए तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा क्यों भाई। और यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, -nR, ठीक है, या फिर माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा nRT2 ln V2 बाई V1 प्लस nRT1 ln V4 बाई V3 होगा क्या, ये तो W होगा, बताइएगा। W बराबर यहां से आ क्या रहा है, ये कितना था, आप देखिए तो ये QAB था, QAB बराबर nRT2 ln V2 बाई V1, ठीक है, माइनस ये Q2 सॉरी कितना था, Q2 था, ये Q2 था ना, इतना ही तो हीट दिया था ना आपने, बताइएगा, बोलिएगा। और यस सर। ये किसके बराबर था, जो हीट तीसरी डीए प्रोसेस में, सॉरी इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज हुई है, ये nRT ln V4 बाई V3 है, यानी कि ये कितना है, Q1 के बराबर था। यानी कि यहां से दिख रहा है -W बराबर Q1 प्लस Q2, यानी कि जो नेट वर्क डन हुआ है, नेगेटिव होता है ना वर्क डन, तो जो नेट वर्क डन है यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, यहां से आपको नेट वर्क डन समझ में आ रहा है कि जो नेट वर्क डन है, दिस इज नेट वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंशन, ओवरऑल जो वर्क हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन की वजह से कम वर्क डन हो रहा है, इसलिए ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव होगा। जरा साइकिल में देख लीजिएगा, एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा, एक्सपेंशन अगर कर रहे हूं तो वर्क डन, ये पूरा वर्क डन एक्सपेंशन वाला है भाई, ये पूरा वर्क डन, ये पूरा वर्क डन, इस कर्व को ऐसे आगे ले जाइए, इस कर्व को आगे ले जाइए, तो ये जो पूरा वर्क डन है, पीवी वर्क एरिया अंडर द कर्व होता है ना, या फिर ऐसे मत इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ऐसे मत ड्रॉ कीजिए, ये जो एरिया होगा यहां से इसमें ये वाला एरिया ले लें, बोलिएगा, ये एक्सपेंशन वाला वर्क डन होगा। भाई कोई भी कर्व, पीवी कर्व ड्रॉ करते हैं अगर आप, पीवी कर्व, ये पीवी कर्व है, कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं तो जो एरिया होता है इसके बीच में, वही तो वर्क डन होता है ना, वी कर्व पे, तो ये एक्सपेंशन का वर्क डन होगा। कॉम्प्रेशन का वर्क डन कितना होगा, ये सीडी कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, तो कॉम्प्रेशन का वर्क डन ये होगा,
तो नेट जो वर्क है वो किसका है, एक्सपेंशन का है ना, बताइएगा। नेट जो वर्क डन हो रहा है वो एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, और इसलिए जो नेट वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, और इसलिए मैंने वहां पे -W लिखा है। ठीक है, वहां पे मैंने -W लिखा है। आई होप बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो नेट वर्क डन होगा Q1 + Q2 के बराबर होगा। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको जब बताया था तो Q2 - Q1 लिखा था, यहाँ पे नेट वर्क डन मैंने Q1 + Q2 निकाला है। एक्चुअली यहाँ भी Q1 + Q2 ही होगा। क्यों होगा, समझिएगा जरा। ये हीट सप्लाइड है, ये तो पॉजिटिव होता है, ये हीट रिलीज्ड है तो ये अपने आप में नेगेटिव होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अपने आप घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, साइन के साथ रखेंगे तो अपने आप घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं, बताइएगा जरा। तो Q1 + Q2 वर्क जो होगा आपका Q1 + Q2 के बराबर होगा, जहां पे Q2 जो है ये पॉजिटिव है और Q1 जो है ये नेगेटिव है। ये हमने पहले ही निकाला था एफिशिएंसी Q2 + Q1, यानी कि जो वर्क डन है मैंने यहीं से बता दिया था Q1 + Q2 के बराबर होगा, या फिर Q2 - Q1 के बराबर होगा, जो भी कह लीजिए। मैग्नीट्यूड रखेंगे तो Q2 - Q1, साइन के साथ रखेंगे तो Q1 + Q2 रखेंगे। यहाँ पे हम साइन के साथ बात कर रहे हैं तो Q1 + Q2 होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन मैंने ऑलरेडी बता दिया था Q2 + Q1 के बराबर है, वही हमने निकाला है और कितना आया है, Q1 + Q2 के बराबर आया है। तो यानी कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप में यहां पे जरा जाइएगा, यहां पे सोर्स को Q2 हीट दे रहा है, हीट इंजन वर्क डन W कर रहा है, और Q1 हीट सिंक को दे रहा है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, वर्क डन हमेशा Q2 + Q1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि वर्क डन Q1 + Q2 के बराबर होगा। ये हालांकि हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाला है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाला है, चारों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन निकाला है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपका वर्क डन Q1 + Q2, ये वैलिड दोनों के लिए है, वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। भाई आपने आप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी जब चला रहे थे तो आप पेट्रोल से आपने मान लीजिए गाड़ी को 1000 किलो कैलोरी एनर्जी दी, उस 1000 को से लिया उसने, तो उसने जो काम किया मान लीजिए 200 किया और बाकी 800 डंप कर दिया। अब वो रिवर्सिबली करे इस प्रोसेस को या इरिवर्सिबली करे, वर्क डन तो हमेशा 100 1000 - 800 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि वर्क डन हमेशा Q1 + Q2 के बराबर होगा। हमने इसी चीज को निकाला है यहाँ पे कि वर्क डन जो होगा Q1 + Q2 के बराबर होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, लेकिन ये इरिवर्सिबल के लिए भी इतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। ये चीज को समझना जरा जरूरी है, जरूरी है आपको ये चीज समझना। ठीक है, अब जरा T और इसी स्टेप में, इसी प्रोसेस के लिए T और V में रिलेशन जरा निकालते हैं। तो हम दो स्टेप्स को कंसीडर करते हैं, कंसीडर BC प्रोसेस। BC प्रोसेस कौन सा है भाई, तो ये है आपका एडियाबेटिक रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इंपॉर्टेंट बात ये है, जो अब बातें करेंगे वो रिवर्सिबल के लिए है, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को जरा कंसीडर करें, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम था P2, प्रेशर था P2 V2, वॉल्यूम था V2, टेम्परेचर था T2, और यहां से आप चले गए हैं P1 V1 पे एडियाबेटिकली T1 पे। तो रिलेशन क्या होगा आप जानते हैं, रिलेशन
एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टी और वी में क्या रिलेशन होता है? टी और वी में रिलेशन होता है टीवी पावर गामा -1, यानी कि T2 V2 का पावर गामा -1 बराबर T1 V1 का पावर गामा -1 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से T2/T1 आप निकाल सकते हैं। T2/T1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी कितनी? एक मिनट सॉरी, P2 V2 नहीं होगा, पीसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना। P2 V2 से P3 V3 जाएगा, P3 V3 जाएगा, P1 V1 नहीं जाएगा, ये P3 V3 होगा। टेम्परेचर T1 है तो ये T1 टेम्परेचर है लेकिन वॉल्यूम V3 है, तो T2/T1 बराबर V3/V2 का पावर गामा -1 होगा। एंड सिमिलरली फॉर DA प्रोसेस, कंसीडर DA प्रोसेस को जरा कंसीडर कीजिए। तो DA प्रोसेस में क्या हो रहा है? P4 V4 टेम्परेचर है आपका T1 से P1 V1 पे जा रहा है, टेम्परेचर T2 पे जा रहा है। ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है ये? सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक ये कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा और इसके लिए क्या होगा? तो T1 V4 का पावर गामा -1 बराबर T2 V1 का पावर गामा -1। यहां से T2/T1 क्या आ जाएगा? T2/T1 इज इक्वल्स टू V4/V1 का पावर गामा -1, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो आप देखिए तो इक्वेशन 2 में 1 और 2 में T2/T1 दोनों साइड है कि नहीं? यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? V3/V2 का पावर गामा -1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। T2/T1 दोनों तरफ कॉमन है तो आप लिख सकते हैं V3/V2 का पावर गामा -1 बराबर V4/V1 का पावर गामा -1। लॉग वॉग लेंगे, आपका गामा -1 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा V3/V2 इज इक्वल्स टू V4/V1। या फिर इस बात को एक और तरीके से लिख सकते हैं, V2/V1 इज इक्वल्स टू V3/V4 लिख सकते हैं क्या? बोलिएगा जरा, ठीक है। इक्वेशन जो हमारा आया है V2/V1 V4/V3, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर से W नेट निकालिएगा। W नेट किसके बराबर था? -W नेट कह लीजिए, ये था nRT2 ln V2/V1 प्लस nRT1 ln V4/V3 के बराबर था। V4/V3 को हम V1/V2 लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखिए। तो इसको एक काम कीजिए, ऐसे ही लिखिए V4/V3, यहाँ से हम V4/V3 को V1/V2 लिख सकते हैं। तो V4/V3 को हम क्या लिख सकते हैं? V1/V2 nRT2 ln V2/V1 प्लस nRT1 ln V4/V3 को अगेन मैं V1/V2 लिख देता हूँ। माइनस ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये V2/V1 आ जाएगा, V2/V1 कॉमन आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा nRT2 ln V2/V1। अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 आ जाएगा। दिस इज W नेट, है कि नहीं? बताइएगा जरा, इज इट क्लियर? तो ये जो है ये वर्क डन का फॉर्मूला है,
लेकिन इस वर्क डन वाले फॉर्मूले में मैंने हर चीज रिवर्सिबल के लिए की है, इसलिए ये फॉर्मूला जो होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, वैलिड फॉर ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, अब कॉर्नॉट इंजन की जरा एफिशिएंसी निकाल लें। एफिशिएंसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो एफिशिएंसी की जरा बात कर लें। एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नॉट साइकिल, एफिशिएंसी जो है कॉर्नॉट साइकिल की, वो मैंने बताई थी, ईटा से डिनोट करते हैं इसको। ईटा बराबर नेटवर्क डिवाइड बाई हीट सप्लाइड। कितना हीट हुआ, कितना वर्क हुआ, कितना हीट सप्लाई किया, यानी कि इसको आप माइनस डब्ल्यू नेट अपॉन Q2 बोल सकते हैं। Q2 हीट दिया था, डब्ल्यू नेट वर्क डन हुआ था। और अभी हमने निकाला, सिंस माइनस डब्ल्यू नेट को अभी हमने निकाला था Q1 प्लस Q2 के बराबर, तो ईटा का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, ये जो था, ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड था, इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड था। यानी कि ईटा जो निकालेंगे यहां से, ईटा बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू नेट की जगह हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2, ये लिख सकते हैं। ये जो होगा, ये फॉर्मूला वैलिड होगा किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्यों डिराइव करा रहा हूं, एक्चुअली हमें ठीक तो है, ये सब तो खैर सिलेबस में कम पूछे जाते हैं, सिलेबस में नहीं है, कम पूछे जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे आगे चल के आपके सिलेबस में एंट्रोपी है, एंट्रोपी डिफाइन करनी है। और एंट्रोपी को मैं अगर डिफाइन करना है तो कॉर्नॉट साइकिल को समझाए बिना हम एंट्रोपी डिफाइन कर ही नहीं सकते, समस्या ये है। इसलिए कॉर्नॉट साइकिल को पढ़ना हमारे लिए एक मजबूरी भी है। हालांकि अच्छी बात भी है कि कॉर्नॉट साइकिल पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में तो है ही है, पढ़ना तो है ही है, 2 बार पढ़ लेंगे तो नुकसान थोड़े होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड फॉर बोथ, किसके किसके लिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अब जरा रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और सिर्फ अब ये जो फॉर्मूला जो अभी डिराइव करने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। और रिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या, ईटा कितना होगा, ईटा अभी हमने निकाला माइनस डब्ल्यू नेट अपॉन Q2, माइनस डब्ल्यू नेट तो अभी हमने निकाला कितना, NR ln V1 बाई V2, सॉरी V2 बाई V1, और ये था T2 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड Q2 कितना था पहले वाले स्टेप में, आप देखिए तो ये स्टेप 1 है, यही तो है ना Q2, दिस इज बेसिकली योर Q2 जो हीट पहले स्टेप में दे रहे हैं, वो किसके बराबर है, NRT2 ln V2 बाई V1। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं NRT2 ln V2 बाई V1। देखिए सारी चीजें कट जाएंगी, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि यहां से फाइनली ईटा किसके बराबर आ गया, T2 माइनस T1 अपॉन T2 के बराबर। बताइएगा जरा, समझ में आई बात। ये हमने ईटा का एक और फॉर्मूला निकाल लिया, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला निकाल लिया। ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ये चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला है और Q2 निकाला है, रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला हमने बनाया है, इसलिए ये जो फॉर्मूला वैलिड होगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस।
वैलिड फॉर ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एक चीज हमेशा जानिएगा कि ये जो एफिशिएंसी होती है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, वर्किंग सब्सटेंस पे इंडिपेंडेंट होती है ये, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल is independent of what? Working substance के इंडिपेंडेंट होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक बताइएगा, कोई कंफ्यूजन? बोलिएगा जरा, बोलिएगा भाई, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? पूछना है भाई, कोई डाउट? नो सर, क्लियर। ओके, नो सर। ठीक ठीक है बेटा, गुड गुड। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एफिशिएंसी हमने निकाली है, एफिशिएंसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है अ हीट इंजन, जल्दी से इसको कीजिएगा। अ हीट, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको, क्लासियस इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अ हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब T2 आपका 227 है, T1 27 है। एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स एंड रिवर्सिबली पर साइकिल एक साइकिल में इतना हीट रिवर्सिबली ले रहा है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 5 साइकिल। जरा जल्दी से निकाल लीजिए, तो जल्दी से निकाल लीजिए। इसके आगे हमें बहुत ही मजेदार बात करनी है, क्लासियस इनइक्वालिटी के बारे में हमें समझना है। ठीक है, क्लासियस इनइक्वालिटी के बारे में समझना है, जल्दी से जरा कर लीजिए। इजी सा क्वेश्चन है एफिशिएंसी पे। निकला भाई?
नहीं हुआ भाई? क्या हो गया, नहीं बोलेंगे? फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क डन पूछ रहा है तो माइनस वर्क डन डिवाइड बाई Q2 बराबर T2 माइनस T1 बाई T2, यही तो बताया था। फॉर्मूला लगा दीजिए, ये ईटा था। वर्क डन पूछ रहा है, Q2 दिया गया है, वर्क डन पूछ रहा है, पर साइकिल का निकलेगा ये माइनस W बाई Q2, कितना है? 2 किलो कैलोरी यानी कि 2000 बराबर T2 कितना है? 227 यानी कि कितना? 500। 500 माइनस 300 डिवाइड बाई T2 कितना है? 500। बताइएगा जरा, ये आ जाएगा कितना? 2/5। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 2/5 इंटू 2000, ये पर साइकिल है तो 5 साइकिल में क्या हो जाएगा? ये पर साइकिल है, या दो ही रखिए, पर साइकिल दो ही रखिए, इसको किलो कैलोरी में ही रखिए, किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी पर साइकिल होगा ये। तो 5 साइकिल में कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 2 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा? 4 किलो कैलोरी। बताइएगा, समझ में आई बात? आया कि नहीं आया? हाँ सर, आगे। ठीक है, थोड़ा सा करने की कोशिश किया कीजिए आप लोग। हुआ था अरबाज, हुआ था कि नहीं हुआ था? अरबाज हाँ सर। हो गया था? सूरज यस सर, हो गया था। बोलना चाहिए ना कि हो गया सर। वैष्णवी हुआ था कि नहीं हुआ था? वैष्णवी हाँ सर। हो गया था? नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासियस इनइक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी होती है और उस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कॉर्नोट साइकिल से हमने कुछ बातें समझी हैं, कुछ बातें ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हैं। क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि कॉर्नोट साइकिल में जो नेट रिजल्ट होता है वर्क डन का, वो एक्सपेंशन ऑफ गैस की वजह से होता है। एक्सपेंशन ऑफ गैस इज द नेट रिजल्ट। ठीक है कि नहीं? तो इन कॉर्नोट साइकिल, इन कॉर्नोट साइकिल, इन कॉर्नोट साइकिल net result is expansion, ठीक है, ऑफ गैस। और एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए आप एक चीज तो जानते हैं यार, एक चीज तो आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ी है कि फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो ग्रेटर होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। पढ़ा है, याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा है तो एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी अगर प्रोसेस को रिवर्सिबल करें तो, यानी कि ईटा रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ईटा इरिवर्सिबल। होगा कि नहीं होगा? बताइएगा जरा। होगा? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब थोड़ा सा हम दोनों प्रोसेस की बात कर लें, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात कर लें और इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात करें। तो सबसे पहली बात करते हैं हम फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन Carnot cycle।
कार्नोट साइकिल में रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ईटा रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए आप उसको Q1 प्लस Q2 बाई Q2 भी लिख सकते हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो दोनों चीजें इक्वल होंगी, या तो आप Q1 प्लस Q2, क्योंकि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए होता है, ये रिवर्सिबल के लिए होता है, तो दो इक्वल हो जाएगा दोनों, है कि नहीं? रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल के लिए, ये भी रिवर्सिबल के लिए, दोनों इक्वल होगा। जरा दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा ये Q1 बाई Q2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 सर माइनस, T2 माइनस T1 होगा। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस T1 बाई T2, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो हमें कंडीशन मिल रही है वो है Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू माइनस T1 बाई T2, या फिर Q1 बाई T1 बराबर माइनस Q2 बाई T2 मिलेगा, या फिर Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2, ये कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। यानी कि यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, समझिएगा कि सिग्मा ऑफ Q बाई T इज 0, और ये किसके लिए वैलिड है? ये किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करना है, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस Q बाई T का जो समेशन होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगर यही हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, यही हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कहें, तो हमने अभी देखा कि ईटा रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ईटा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए ईटा कैसे निकाल सकते हैं? तो रिवर्सिबल के लिए हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बाई T2 विच इज ग्रेटर देन क्या? Q1 प्लस Q2 बाई Q2। इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस T1 बाई T2 इज ग्रेटर देन 1 प्लस Q1 बाई Q2। अगेन 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस T1 बाई T2 इज ग्रेटर देन Q1 बाई Q2, या फिर T1 को इधर भेज दूं, Q2 को इधर भेज दूं, तो मैं लिख सकता हूं कि Q1 बाई T1, Q2 को इधर भेजिए, तो मैं लिख सकता हूं Q2 बाई T2 माइनस ऑफ Q2 बाई T2 इज ग्रेटर देन कितना? Q1 बाई T1 होगा। इसको इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1 बाई T1, और उसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस Q2 बाई T2। ये किसके बराबर होगा? इसको इधर ले आएंगे तो इधर 0 बचेगा, यानी कि 0 बड़ा है, 0 इज ग्रेटर, ये तो होगा ना इनइक्वालिटी, बताइएगा। यानी कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ऑफ Q बाई T इज लेस देन 0। ये किसके लिए है? किसके लिए है ये? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ Q बाई T लेस देन 0 होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए समेशन ऑफ Q बाई T इक्वल टू 0 होगा। इससे एक चीज हमें समझ में आती है, एक चीज समझ में आती है, क्या? समझिएगा जरा, कि अगर सिग्मा समेशन ऑफ Q बाई T किसी प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 है, इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था।
जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस होते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि हमें यहां से एक स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन मिल रही है, क्या कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समेशन ऑफ Q बाई T लेस देन 0 होना चाहिए। यानी कि अगर समेशन ऑफ Q बाई T ग्रेटर देन 0 है तो वो एक इम्पॉसिबल प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो समेशन ऑफ Q बाई T इज ग्रेटर देन 0 है, सो दैट इज इम्पॉसिबल प्रोसेस। इम्पॉसिबल, इसको एक और चीज तरीके से समझ सकते हैं, इम्पॉसिबल प्रोसेस। हम जानते हैं, जैसे यहां पे इसी कंडीशन पे आइएगा, ईटा रिवर्सिबल हमेशा ज्यादा होगा ईटा इरिवर्सिबल से। क्या कभी उल्टा कंडीशन हो सकता है क्या? अगर मैं कहूं ईटा रिवर्सिबल इज लेस देन ईटा इरिवर्सिबल, ये कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वाली कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है। क्योंकि आप जानते हैं हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी रिवर्सिबल की, है कि नहीं? यानी कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी कभी भी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती है। और अगर उल्टी इनइक्वालिटी नहीं आ सकती है तो यहां भी उल्टी इनइक्वालिटी नहीं आ सकती है यहां पे, यानी कि Q बाई T ग्रेटर देन 0 हो जाए, दैट इज अ इम्पॉसिबल प्रोसेस। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, फॉर इम्पॉसिबल प्रोसेस ईटा इरिवर्सिबल जो होगा वो ग्रेटर देन ईटा रिवर्सिबल होगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। बताइएगा, समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं भाई? बताइएगा। हाँ सर, क्लियर। ठीक है, यहां तक ओके। तो अब मैं इन तीनों कंडीशन को एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये आपको ये बताया कि सिग्मा Q बाई T इक्वल्स टू 0 है रिवर्सिबल के लिए, सिग्मा Q बाई T लेस देन 0 है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एंड समेशन ऑफ Q बाई T ग्रेटर देन 0 है इम्पॉसिबल प्रोसेस के लिए, इम्पॉसिबल प्रोसेस। इन दोनों कंडीशंस को एक साथ में मर्ज कर दूं, इस दोनों कंडीशंस को एक साथ मर्ज कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं भाई रिवर्सिबल प्रोसेस भी पॉसिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी पॉसिबल है। यानी कि अगर कोई भी पॉसिबल प्रोसेस है, कोई भी पॉसिबल प्रोसेस है, तो उसके लिए कोई भी पॉसिबल प्रोसेस के लिए कोई भी पॉसिबल प्रोसेस है, इन दोनों को मिटा दूं। सो समेशन ऑफ Q बाई T हमेशा या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? बताइएगा जरा, बताइएगा। ये किसके लिए है? फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनइक्वालिटी मिल गई हमें कि कोई भी पॉसिबल प्रोसेस है तो उसके लिए Q बाई T की वैल्यू, समेशन ऑफ Q बाई T की वैल्यू हमेशा 0 से या तो कम होगी या तो मैक्सिमम 0 के बराबर हो सकती है, 0 से ज्यादा नहीं हो सकती है फॉर एनी प्रोसेस, है कि नहीं? विच इज पॉसिबल। और इसी को थोड़ा सा और सजा के लिख दें, समेशन को थोड़ा सा और, जैसे कई बार समेशन को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं, है कि नहीं? टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिए, उसको जोड़ने को इंटीग्रेशन कहते हैं। और इस इंटीग्रेशन को हम क्लोज साइकिल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आता है, ये कभी सुना है, ये देखा है कभी? ये देखा है कि नहीं? बताइएगा, ये देखा है ये वाला साइन जो मैंने बनाया है? यस सर, देखा है मैथ में। देखा है, मैथ्स में देखा होगा, फिजिक्स में भी देखा होगा। गॉस लॉ पढ़ा है कि नहीं अभी? यस सर। गॉसेस लॉ पढ़ लिया है कि नहीं? जी सर, तो देखिए।
हाँ तो देखा होगा यार, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं आप, तो साइकिल भी तो क्लोज साइकिल है ना, जो भी हमने बात की क्लोज साइकिल के लिए बात की ना। तो फॉर अ क्लोज साइकिल Q बाई टी की वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो होगी, और लेस और इक्वल टू जीरो होगी, और इसी इनइक्वालिटी को हम कहते हैं, बड़ा ही फेमस इनइक्वालिटी है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। आई बात समझ में? दिस इक्वालिटी इनइक्वालिटी इज नोन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? बोलिएगा जरा, बात समझ में आई? तो आज के लेक्चर से हमने क्या क्या समझा, जरा वो समझ लें। तो सबसे पहले दो तीन बातें हमने देखी। एक तो एफिशिएंसी निकाली हमने, कोई भी इंजन काम कैसे करता है वो देखा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या था फर्स्ट लॉ का, जिसको सेकंड लॉ में हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो वहां से हमने एफिशिएंसी देखी, और एफिशिएंसी के बाद हमने जो दूसरी चीज समझी वो है क्लासियस इनइक्वालिटी, कि कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है नेचर में, कोई भी प्रोसेस अगर अपने मन से, या फिर इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है अगर हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक कंडीशन निकाल ली कि क्लोज साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी जो होगा वो हमेशा लेस या मैक्सिमम इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आपको एक क्वेश्चन करना है एज अ होमवर्क। अ हीट इंजन, एब्जॉर्ब 760 किलो जूल हीट, ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का लेक्चर था। फ्रॉम अ सोर्स एट 380 केल्विन। एक बार जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा। एंड इट रिजेक्ट पहले केस में वो 650 किलो जूल हीट रिजेक्ट कर रहा है, दूसरे केस में वो 560 किलो जूल हीट रिजेक्ट कर रहा है, और तीसरे केस में 504 किलो जूल हीट रिजेक्ट कर रहा है। पूछ रहा है क्वेश्चन, इट रिजेक्ट इतना ऑफ हीट टू अ सिंक। आपको ये बताना है एट 280 केल्विन, ठीक है। आपको बताना है कि विच प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड इम्पॉसिबल। आपको ये बताना है। करेंगे क्या आप? कुछ नहीं, Q बाई टी का समेशन 760 किलो जूल वो Q2 है, और T2 है 380। सिंक को 650 किलो जूल रिजेक्ट कर रहा है, तो Q1 की वैल्यू 650 है, T1 की वैल्यू 280 है। तो Q1 Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1 ये निकाल लेना है। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसका मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो ये जो प्रोसेस है वो इम्पॉसिबल प्रोसेस होगा। बताइएगा, समझ में आया? हाँ सर। आ गया? ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर सर। नहीं, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और सेकंड लॉ को समझेंगे। अब एक्चुअली सेकंड लॉ कहता क्या है, सेकंड लॉ को समझने के लिए ये हमारा पहला लेक्चर प्रीकर्सर था जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। इसको बिना समझे सेकंड लॉ को हम नहीं समझ सकते। तो ये हमारा था सेकंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, या फिर प्रिकर्सर ऑफ सेकंड लॉ। अब हम सेकंड लॉ को समझेंगे, क्या होता है सेकंड लॉ। एंट्रोपी समझेंगे, खासकर सेकंड लॉ में जो मेन टर्म जो आता है वो एंट्रोपी आती है। तो अब हम एंट्रोपी समझेंगे, एंट्रोपी क्या होती है, और फिर
प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है।